हम लोगों ने हमारा जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस सीरीज़ में, उन्हीं को हम देखेंगे आगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, उनको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। हमको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होता है, बट हम उनको ठीक तरीके से समझ नहीं पाते या उनको ठीक तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, हम लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे या वैसे नहीं आ पाते जैसे कि उनको आना चाहिए। उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इनको सॉल्व करने का क्या तरीका था और कैसे इनको हमको ठीक तरीके से सॉल्व करना था, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी करने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, सही तरीके से करने पे ही मिलेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं वो हैं अनुच्छेद वाले प्रश्न। तो आपके जो एग्ज़ाम पेपर में 3 अनुच्छेद आए थे और अनुच्छेदों की सबसे ख़ास बात क्या होती है, ये बहुत ही ईजी होते हैं। इसके लिए आपको पहले से कुछ याद नहीं करना पड़ता है और जैसे एग्ज़ाम में दिया होता है उसमें से ही पढ़ के आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनमें से आपको आंसर्स ढूंढना पड़ता है। तो यानी कि अगर आपको चीज़ें याद भी नहीं है एग्ज़ाम में, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि आप मार्क्स बिना याद किए भी स्कोर कर सकते हो, बट इनको सॉल्व करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। अगर हमको तरीका पता है तो हम इनको बहुत आसानी से सही करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए एक अनुच्छेद दिया हुआ है 34 नंबर पे, जो क्वेश्चन था आपका वो 4 मार्क्स का है और इसी तरीके से 3 पैसेज आए थे, यानी कि टोटल 12 मार्क्स आपके सिर्फ पैसेज के ही थे, अनुच्छेद के थे। तो ये अनुच्छेद के मार्क्स आपको, अगर आपने ठीक तरीके से अटेम्प्ट किया है या किया होता, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आपको मैं कुछ खास बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे, पहली बात तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और कैसे हमको इनको ठीक तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाले क्वेश्चंस के लिए हमको पहले से कुछ याद नहीं करना पड़ता है और हमको नहीं याद है तो भी हम ऑन द स्पॉट इसको पढ़ के अपने जो जितने भी क्वेश्चन का मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम इजीली गेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन ही थे। दूसरा ये इसका क्या होता है कि हमको ये क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स, हमारी परसेंटेज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अभी इनको करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे सोशल साइंस का, तो हमको सबसे पहले अगर किन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना होता है तो इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, आप सबसे पहले ढूंढिए कि आपको ये अनुच्छेद, ये पैसेज कहाँ दिए गए हैं और आप सबसे पहले वहाँ पे जाइए और इनको सॉल्व करने का पहले अटेम्प्ट करना है। क्यों इसको पहले सॉल्व करना होता है, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि देखिए जब भी हम क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, पहले तो हमको पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। जब आपका 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है, उसके बाद में आपको यही वाले क्वेश्चन सबसे पहले ही अटेम्प्ट करने हैं। रीज़न उसका ये कि देखिए अगर हम लोग पहले जो बाकी लिखने वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हमको उनके आंसर्स नहीं पता होते हैं, तो हमको एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, डर लगने लग जाता है कि ये क्वेश्चन तो हमको आता ही नहीं है। अभी दूसरा हमने देखा वो भी हमको उतने अच्छे से नहीं आता है, तो उस वजह से क्या होता है, कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। हमको लगता है कि ये तो हमको आ ही नहीं रहा है, यानी कि हमको आगे वाले क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो ये सबके साथ होता है नेचुरल। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं तो बाकी क्वेश्चंस भी हम उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। और जब भी हम पैसेज के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करना, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग रीडिंग में इंगेज हो जाते हैं क्योंकि हमको पैसेज पढ़ने को मिलता है। उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा एक तो माइंड कूल डाउन होता है और हम इसमें जब ढूंढना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स, तो उससे भी हमारा माइंड एग्ज़ाम को करने के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और हमारा जो माइंड है वो पेपर में हमको जो चीज़ अगर नहीं भी आती हैं, जब थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि ये 3 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, हमने इसको कर लिया, तो हम बाकी क्वेश्चंस को जब देखते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो हम वो क्वेश्चंस के भी आंसर कई बार हम बहुत अच्छे से कर रहे थे जो हमको पहले देखने में समझ में नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए हमको ये वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले करना चाहिए।
दूसरी चीज़ क्या करनी होती है, जब भी पैसेज हमको मिले तो हमको स्टार्टिंग में पहले पैसेज को नहीं पढ़ना होता है, हमको सबसे पहले पढ़ने होते हैं उसमें क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। जैसे कि ये पैसेज अगर हमको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हम जो तीनों क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं इसको पहले एक बार रीडिंग कर लेंगे। ज़्यादा हमको दिमाग पे जोर नहीं लगाना होता कि पहले ही हम आंसर्स ढूंढने स्टार्ट कर दें या पहले ही पैसेज को करना स्टार्ट कर दें, ऐसे नहीं करना होता है। सबसे पहले हम आराम से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें, आप भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम क्यों हो गया था, पहला क्वेश्चन है। सेकंड है, ब्रिटिश कारखाने में किस तरीके का उत्पादन हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, युद्ध का भारतीय बाज़ारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यानी कि ये क्वेश्चन हमने पढ़े तो हमको पता चला कि मैनचेस्टर और ब्रिटिश कारखानों की इनकी बात थोड़ी ज़्यादा हुई है और युद्ध की बात ज़्यादा हुई है, तो हमने इसको एक बार पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, हमारे माइंड में थोड़े से क्वेश्चंस आ गए कि इस तरीके का पैसेज है। अब उसके बाद हम पैसेज जब पढ़ेंगे तो ये आंसर हमारे ऑटोमेटिकली हमको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग पैसेज स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा, युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। तो देखिए इसमें है कि युद्ध संबंधी उत्पादन कर रहे थे और भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। तो ये देखिए हमको लग रहा है कि तीनों जो क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े थे, ये इसी में से हमको आंसर लग रहा है कि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से था। ठीक है, तो हमने इसको हमको लगा है, तो हम अगर देखें क्वेश्चन तो हमको यहीं से हमको मिल जाएगा कि थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे इसी में ही लाइंस में है। बट फिर भी हम एक बार पूरे पैसेज को रीड करेंगे आगे भी। भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देशी बाज़ार मिल गया, युद्ध लंबा खिंच गया तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन और बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे, नए कारखाने लगाए गए। अब ये पैसेज है। अब हमको बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ गई कि क्या इन्फॉर्मेशन इस पैसेज में दी गई है और उसी के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब भी होंगे वो पैसेज के अंदर ही होंगे, उसको हमको बाहर से ढूंढ के नहीं लेकर आना है, उसी में ही होते हैं। अब हम इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम क्यों हो गया था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि युद्ध संबंधी स्थितियां हो गई थी। क्यों हो गया था, क्योंकि जो युद्ध था वो लंबा खिंच गया था, एक तो ये रीज़न है। और क्या हुआ था, ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इस वजह से भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन में ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हमको इसको एज इट इज़ उतार के लिखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि हमको उतार के ही लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, ब्रिटिश कारखानों में किस तरीके का उत्पादन हो रहा था। तो हमने 2 बार तो ये रीड कर ही लिया क्वेश्चन एंड पैसेज भी, तो हमको ईजिली पता चल गया है कि ब्रिटिश कारखानों में किस तरीके का उत्पादन हो रहा था। ब्रिटिश कारखानों में सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन हो रहा था। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको पहली ही दोनों लाइनों में मिल गया है। उसके बाद है भारतीय युद्ध का भारतीय बाज़ारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा था, भारत में एक तो मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था, तो उससे क्या हुआ था, भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विदेशी बाज़ार मिल गया। तो ये भी देखिए हमको एज इट इज़ लाइन यहाँ पे मिल गई है। तो यानी कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तीनों के तीनों जो क्वेश्चन थे उसके लिए हमको बहुत कुछ अलग से नॉलेज लाने की ज़रूरत नहीं थी, हम ऑन द स्पॉट पढ़ के इसके 4 नंबर बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं कि वो किस तरीके का आया था। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी हम वही टेक्निक अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की बुनियादी विचार बताइए। थर्ड है, स्थानीय स्तर लोगों को भागीदार बनाने में लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत हुआ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण और सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में बात की जा रही है। तो हम इसी तरीके के क्वेश्चंस, ऐसी लाइनों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जब भी हम पैसेज को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरा पेज मिसिंग है यहाँ पे। तो देखिए विकेंद्रीकरण की परिभाषा हमको यहाँ पहले में ही मिल गई है। जब भी ऐसी लाइन आती कहते हैं तो इसका मतलब वो परिभाषा ही है। तो फर्स्ट 2 लाइन में ही हमको फर्स्ट का आंसर मिल गया, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे इसको। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों का समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसे कहाँ खर्च किए जाएं और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इसे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों को स्थापना स्वशासन की लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर तो हमको मिल ही गया था, फर्स्ट 2 लाइन में ही दिया हुआ है। हम दोबारा से भी देखेंगे तो भी इसको हम एक बार और रीड भी कर लेंगे, कंफर्म भी कर लेंगे कि यही उसकी परिभाषा दी गई है। तो जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये हमको मिल गई है परिभाषा, एज इट इज़ उसको हमको उतार के लिखना है। दूसरा है सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की बुनियादी विचार बताइए। अब बुनियादी विचार देखिए, आप सेकेंड लाइन में देखिए बुनियादी यहाँ पर आपको शब्द यहीं पे मिल गया है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच और विचार एक ही होता है ना। तो यही वाला इसका आंसर है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है और लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। तो लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया जा रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। आप फर्स्ट 2 लाइन से इसकी लिख देंगे तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्यों किया गया है। स्थानीय स्तर लोगों की भागीदारी बढ़ाने में लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत हुआ, इससे फ़ायदा क्या है। तो उदाहरण देकर हमको समझाना है कि क्या उदाहरण इसमें के लिए हो सकता है। ये वैसे पैसेज में दिया हुआ है। तो अब स्थानीय वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है। तो स्थानीय वर्ड कहाँ पे है, और नीचे से थर्ड लाइन में। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है क्योंकि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन और लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब देखिए ये वाला हमने पैसेज सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने में हमको 3 to 4 मिनट से लगेंगे ज़्यादा। अगर आप इसको रीड करके थोड़ी सी रीडिंग स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा समय इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में लगता नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट किया बिकॉज ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना ऑब्वियसली बात है मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट में कर सकती हूँ इसको। आप लोग अभी सीख रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 3 या 4 मिनट में पूरा ही क्वेश्चन, चाहे कितना भी टफ पैसेज या क्वेश्चन आए, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। अब हम अगला वाला पैसेज देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम सेम टेक्निक से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को इसको हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में ही हम पैसेज पढ़ेंगे। यही इसका तरीका, और हमको कभी भी पैसेज पहले पढ़ना नहीं है, इसको हमको हमेशा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम इस पैसेज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार को मानव विकास के किस पक्ष पर जोर देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। भारत से कुपोषण दूर करने के कुछ उपाय बताइए। यानी कि यहाँ पे हमको राज्य की शिशु मृत्यु दर ये हमको ढूंढनी है, कुपोषण दूर करने के उपाय हमको इस पैसेज में ढूंढने हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, जब मैंने क्वेश्चन देखे थे तो इसमें बहुत गलतियाँ की हैं। प्रश्न देखिए सेकंड वाला ये है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। यानी कि हमसे यहाँ पे एक ही राज्य पूछा गया है। अगर पैसेज में आपको एक से ज़्यादा राज्यों के नाम दिए गए हैं तो आप सबसे ज़्यादा या सबसे कम वाला देखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने किया, बट उसमें उन लोगों ने सारे राज्यों के नाम लिख दिए। तो क्वेश्चन हमको पढ़ना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे हम इसे। हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। ओडिशा और मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ अधिक निर्धनतम भागों में से अधिक है।
सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करे। तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ राज्यों के भी नाम आए। तो सेकंड क्वेश्चन को आपको मैंने बोला था कि उसमें एक ही राज्य पूछा गया है, तो जब हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो हमको एक ही राज्य ढूंढना है जिसमें सबसे अधिक है। ये चीज़ें हमको देखनी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ढूंढना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। सरकार को मानव विकास की किस पक्ष पर जोर देने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे अगर हम ऐसे शब्दों को देखें तो हमको पता चलेगा कि सरकार को मानव के विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, ध्यान देने की ज़रूरत इसमें लिखा ही हुआ है, कहाँ आपको जोर देने की आवश्यकता है। तो ये हमको थर्ड लाइन में स्टार्ट हमको होना मिल रहा है यहाँ पे। ये हमको ढूंढना ही पड़ेगा। जब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो शब्दों को आपको चेंज करके या अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से शब्द हैं जिनका मतलब वही है। तो इस फर्स्ट का आंसर यही है कि सरकार को मानव के विकास पक्षों जैसे कि सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड है हमको कहाँ उसको क्या करना है। सेकेंड हम क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं अभी। भारत की किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे सबसे अधिक एक ही राज्य है, हमको देखना है। पैसेज में आपको 2 राज्य दिए गए हैं, ओडिशा उसका बताया हुआ कितनी मृत्यु दर है और मध्य प्रदेश, दोनों की मृत्यु दर बताई गई है। ये इसको काफ़ी लोगों ने गलत किया क्योंकि दोनों लिख दिए। देखिए, जब भी प्रश्न में पूछा गया सबसे अधिक यानी कि एक ही हो सकता है, वो सबसे अधिक का मतलब टॉप पे एक ही होगा। यहाँ पे देखिए, इसीलिए दोनों स्टेट्स के यहाँ पे नंबर भी बताए गए हैं, 45 एंड 47। तो जब हम 47 देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 47 वाले की ज़्यादा है मृत्यु दर। तो ये कौन सा प्रदेश है? ये मध्य प्रदेश है। तो जितने भी बच्चों ने दोनों स्टेट्स का नाम लिख दिया उनका आंसर गलत हो जाएगा। आपको इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश ही होना था। इसमें देखो नंबर्स दिए भी हुए हैं कि किस राज्य में ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हमारे कई बार गलत हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उसको ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। उसके बाद अलग है, थर्ड क्वेश्चन था, भारत से कुपोषण दूर करने के कुछ उपाय बताइए। तो अब हमको देखना है कि कहाँ पे हमको इस पैसेज में उपाय दिए गए हैं कि हम कुपोषण को कैसे दूर करें। अब इसके लिए हमको देखना है कि कैसे कुपोषण कम हो सकता है। तो देखिए, लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करे। एक तो देखिए पॉइंट इसमें यही है, क्योंकि अगर निर्धनों की देखभाल की जाएगी, सरकार उनके लिए ज़्यादा बजट बनाएगी तो उनको ज़्यादा पैसे होंगे तो वो अच्छे से खा पी पाएंगे, तो उनका कुपोषण उनसे दूर होगा। लास्ट लाइन तो इसमें है ही। एक चीज़ हम इसमें और कर सकते थे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको उसमें 1 पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम इसमें जो पहला वाला हमारा हमने आंसर लिखा है, जो उससे ऊपर वाली ही लाइन है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सरकार को भोजन एवं पोषण पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि जो आंसर हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखा था, उसी को हम सेकंड वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो इस तरीके से हमको ढूंढने होते हैं इन वाले क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि अगर हम लोग ठीक से ढूंढ नहीं पाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर और सही तरीके से नहीं ढूंढेंगे तो जो हमारे इतने इजी वाले मार्क्स होते हैं वो हमको नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने आपको पैसेज को सॉल्व करने का तरीका बताया है। जब भी आप पैसेज को सॉल्व करें, इन्हीं तरीक़ों से करें। 2 बातें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले एग्ज़ाम जब आप अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को करना है, चाहे आपको उससे बेहतर कोई प्रश्न आता हो, बट आप पहले ये वाला प्रश्न सॉल्व करें। दूसरी चीज़, जब भी पैसेज वाले प्रश्नों को, अनुच्छेद वाले प्रश्नों को सॉल्व करने की शुरुआत करें तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें, क्योंकि जब भी हम प्रश्न पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन के साथ में ही समझ में आ जाती है कि हमको किन प्रश्नों का आंसर हमको ढूंढना है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस अभी थोड़े से ज़्यादा क्लियर हुए होंगे, और आपको कोई भी इन वाले प्रश्नों में डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे हमेशा पूछ सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।